हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका आज की क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माइक्रो इकोनॉमिक्स की। वैसे मैं आपसे पहले बोलना चाहूँगा कि ये जो सब्जेक्ट है मुझे बहुत ही कंफ्यूजिंग लगा, क्योंकि मुझे 3 बार रेफ़र करना पड़ा पूरी बुक को, तब जाके समझ में आया कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। ओके, क्योंकि थ्योरी पार्ट देखना है, इसमें बहुत सारी ग्राफ्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे डायग्राम्स हैं, तो उनमें से सर्च करना कि कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैंने उसमें से जो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं एज अ माइक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट, मैंने हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस किया है। तो इनके आंसर्स मैं प्रोवाइड अगर टाइम मिला तो करा पाऊँगा, या नहीं तो नहीं करा पाऊँगा। टाइम ज़्यादा लग रहा था क्योंकि हेल्थ मेरी ख़राब है, 2 महीने से ख़राब हेल्थ चल रही है। रेस्ट की वजह से मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, क्योंकि प्रॉपर रेस्ट चाहिए और रेस्ट मुझे मिल नहीं पा रहा। स्ट्रेस की वजह से मेरी हेल्थ ख़राब है, वीकनेस है। ओके, तो वो अलग इशू है। अभी मैं थोड़ा सा ठीक हूँ, लेकिन इतना नहीं हूँ कि बाहर जा पाऊँ पार्क आर्क में, तो मैंने अपनी रूम पे ही वीडियो बनाना चाहा। मैं आपसे पहले बता रहा हूँ कि वीडियो पूरी देखना। एक एक क्वेश्चन के लास्ट में जब मैं डिस्कस करूँगा कि कैसे इसका आंसर्स देना है, तो उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ओके, तो आप लोग देखना, जिससे कि आपको सिंपली वे में आप इसको सॉल्व कर सकें। अगर आपने रटने की कोशिश की या कुछ भी किया तो लॉस आपका है। तो आप लोग क्वेश्चन के लास्ट में अटेंटिव रहना, स्किप मत करना, या फिर ऐसा मत करना कि आपने क्वेश्चंस देख लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। आप वीडियो देखो पूरी, और ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, तो उसमें आप समझो कि मैं क्या क्या बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन इकोनॉमिक सिस्टम एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो आपको बताना है इकोनॉमिक सिस्टम क्या है और फैक्टर्स क्या है प्रोडक्शन के। जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो यहाँ पे भी है और आपका इंडियन इकोनॉमी भी है। ठीक है, तो आप दोनों में आपको देखने को मिलेगा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करूँ तो उसमें कुछ फैक्टर दिए गए प्रोडक्शन के। तो उसमें जैसे आपकी लैंड हो गई, लैंड से आप प्रोडक्शन करते हो, वैसे ही आपकी लेबर हो गई। ठीक है, अब जो लेबर है सेकंड, उसमें आई थिंक 2 क्वेश्चंस और हैं, जैसे साइज ऑफ लेबर, लेबर का साइज़ क्या होता है, जिसमें लेबर फोर्स आता है, एम्प्लॉयड आता है, अनएम्प्लॉयड लेबर आता है। ठीक है, वैसे क्वालिटी ऑफ लेबर होगा इसमें एक पार्ट, जिसमें डिटर्मिनेंट ऑफ लेबर फोर्स आता है, जैसे एज कंपोजिशन, मतलब जो पॉपुलेशन उसकी एज क्या है, उसके बाद उसके सोशल कस्टम्स क्या है, वो क्या काम करते हैं, और वैसे ही उनका एटीट्यूड भी आता है आई थिंक। तो मैं जो मोटा मोटा सा मुझे याद है बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हो गए इसमें लेबर में। उसके बाद जो आपके फैक्टर्स में होगा, इसमें एक टॉपिक और आता है लेबर में, डिटर्मिनेंट ऑफ इफ़िशियंसी ऑफ लेबर, ऐसे है कुछ। ठीक है, तो उसमें कुछ पॉइंट जैसे स्किल हो गया, हेल्थ हो गया, क्लाइमेट कंडीशन हो गया, आई थिंक पर्सनल हो गया, एजुकेशन हो गया, तो और भी पॉइंट एक दो मैं भूल रहा हूँ, बट आप लोग देख लेना। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट देख के जाना है इसमें। कैपिटल, इसके बाद कैपिटल हो गया एक फैक्टर। कैपिटल में भी बहुत सारे टाइप थे, जैसे ह्यूमन कैपिटल था, फिजिकल कैपिटल था, फिर इन दोनों के भी टाइप्स थे, तो वो देख लेना। और लास्ट में है एंटरप्रेन्योरशिप, जो हम पहले पढ़ चुके हैं एंटरप्रेन्योरशिप, तो उसको भी देख लेना। ठीक है, तो ये हमारा था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सप्लेन द फंडामेंटल या सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड रिसोर्सेज एलोकेशन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तो इसमें 2 क्वेश्चंस हैं। एक है आपका कि सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है इकोनॉमीज़ की, और रिसोर्सेज एलोकेशन कैसे करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, मतलब 3 टाइप की इकोनॉमीज़ होती हैं, उनमें हम रिसोर्स एलोकेट कैसे करते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन से इनका आंसर्स देना है। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स की बात करूँ तो उसमें 4 प्रॉब्लम्स के बारे में बात हुई है आई थिंक। एक तो आपको पता है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करना है, किसके लिए करना है, और कैसे करना है। तो ये 3 प्रॉब्लम्स होगी आपकी फंडामेंटल। और एक इसमें और दी गई है जो मुझे भी याद नहीं है। ठीक है, तो उसमें कुछ था कि सेविंग्स और कंजप्शन में कैसे इन्वेस्टमेंट करना, वो देख लेना। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा देखने के लिए 19 पेज नंबर पे, आप इसको पढ़ लेना। और उसके बाद रिसोर्स एलोकेशन टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़ में, इकोनॉमीज़ हमारी 3 टाइप्स की मैं बताई हैं। तो ये इंडियन इकोनॉमी में भी है। अगर आपको डीपली समझना है इस चीज़ को, तो इंडियन इकोनॉमी की यूनिट 1 मैंने डाल रखी है, या फिर नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहाँ पे देख सकते हो कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़ क्या क्या होते हैं। मैंने उसमें अच्छे से समझाया, बहुत डीपली समझाया, बहुत प्यार से समझाया। ठीक है, तो ये आपका था किसका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो आपको इन्हीं के आंसर्स मिल जाएंगे। पेज नंबर 6 पे मिल जाएगा इकोनॉमिक सिस्टम का। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगा आपको पेज नंबर 12 पे। ठीक है, और जो आपका सेंट्रल प्रॉब्लम्स है वो 19 पेज नंबर पे, और जो रिसोर्स एलोकेशन है वो आपका मिल जाएगा 30 पेज नंबर पे। ठीक है, तो उसमें 3 आपकी होती हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। इन तीनों पे कैसे रिसोर्सों को एलोकेट किया जाता है वो आपको बताना है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें क्या है, आपको एक्सप्लेन करना है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, जो कमोडिटी होती है, जो सामान होता है, उसकी जो डिमांड है उसको कैसे डिटरमाइन किया जाता है वो, और सप्लाई है उसके डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, वो आपको यहाँ पे क्या करना है, डिस्कस करना है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि डिमांड अलग चैप्टर है और ये सप्लाई अलग चैप्टर है, लेकिन मैंने दोनों को मिला के क्वेश्चन दे दिया, क्योंकि दोनों के डिटरमाइन
डिटर्मिनेंट ही आपको बताने हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे डिमांड के क्या होगा, डिमांड के लिए कि जो आपका कमोडिटी है उसका प्राइस कितना है, ठीक है, और जो आपकी जो सामान है उसका प्राइस दूसरे जो सामान है उनसे कैसा है, उनके संबंध में कैसा है, ज़्यादा है कम है, उस पर डिमांड की वो आती है कि लोग कितना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो कंज्यूमर्स हैं, जो लोग हैं, उनकी इनकम क्या है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी डिमांड कैसी होगी, ज़्यादा होगी कम होगी। उसके बाद जो कंज्यूमर है उनको कैसा टेस्ट पसंद है, उनको कैसा टेस्ट पसंद है, ठीक है। अब जो जिनको डोमिनोज का पिज्ज़ा पसंद है डोमिनोज पे जाएंगे। तो ये सारे डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड होते हैं, देख लेना, पढ़ लेना, पेज नंबर 74 पे आपको मिल जाएगा। और अगर मैं बात करूँ किसका, सप्लाई के डिटरमिनेंट्स की, ठीक है, तो इसमें भी कुछ डिटरमिनेंट होते हैं सप्लाई के। ये आपका यूनिट 5 का क्वेश्चन है आई थिंक। तो इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे इसमें भी वही है कि जो कमोडिटी सप्लाइड की जा रही है उसकी प्राइस क्या है, ठीक है, जो आप सप्लाई कर रहे हो कमोडिटी उसकी प्राइस क्या है। उसके बाद जो प्रोडक्शन में कॉस्ट लगती है, जो आपने प्रोडक्ट सप्लाई किया है उसकी प्रोडक्शन में कॉस्ट कितनी लगी है, ठीक है, और जो अदर गुड्स उनकी प्राइस क्या है, संबंध थोड़ा सा संबंधित है, ठीक है। फिर टेक्नोलॉजी का स्टेट क्या है वो है। तो ये सारे सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स हैं, आगे आधे मुझे याद नहीं है, तो आप इनको पढ़ लेना जाके, ठीक है, जिससे कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 2 चीज़ें पूछी गई थी, तो उसमें 2 चीज़ों में मैंने बता दिया आपको, एक तो डिमांड का डिटर्मिनेंट्स था और एक सप्लाई का था, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो 3 में है डिफाइन कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड का कंसेप्ट बताना है आपको, और बताना है कि डिटर्मिनेंट्स और इंपॉर्टेंस क्या होता है प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। तो इसमें आपके जो क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं पहले। एक तो है आपका कि आपको इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड बताना है, ठीक है, कि जो डिमांड है उसका इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड का कंसेप्ट क्या है, ठीक है। तो आपको देखने को मिल जाएगा ये पेज नंबर आई थिंक 94 पे, जो मैंने क्वेश्चन बाजी पेज नंबर दिए हैं, तो 94 पे देखने को मिल जाएगा। आपको बताना है कि इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। एक बात और, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के न्यूमेरिकल्स देख लेना, ठीक है, बहुत सिंपल है, आप लोग देख लेना उनको, एक दो बार देखोगे तो आ जाए, समझ में आ जाएगा। मैंने पीछे दिया है क्वेश्चन नंबर 10 में, तो आपको बता दूंगा कैसे देखना है, ठीक है। और जो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड। एक तो आपको बताना है कंसेप्ट क्या है, फिर आपको बताना है कि इनका इंपॉर्टेंस क्या है और इनका डिटर्मिनेंट्स क्या है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस की बात करें तो जो मोनोपोलिस्ट होते हैं उनके लिए प्राइस फिक्सेशन होता है, प्राइस फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट प्रोग्राम पे ये जो प्राइस है वो सपोर्टिव होना चाहिए। और भी होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस पे कुछ होता है, ठीक है। तो ये सारे आप लोग देख लेना, ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 112 पे। और अगर बात करूँ डिटर्मिनेंट्स की, तो आपको उसमें कि जो कमोडिटी है उसका नेचर क्या है, ठीक है, और जो मतलब कि सब्स्टिट्यूट्स है आपके जो प्रोडक्ट, ठीक है, उनका नंबर कितना है, कितने लोग आपके जैसा प्रोडक्ट बनाते हैं। उसके बाद इसमें और भी आ जाएगा, जैसे कि जो आपका सामान है उसका प्राइस लेवल क्या है, जो डिटर्मिनेंट्स हैं तो वो भी इसमें आ जाते हैं, यहाँ पे ये भी देख लेना, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। और जो लास्ट में हमें बोला है कि इसमें एक सप्लाई और दिया गया, डिमांड एंड सप्लाई, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई भी देख लेना, ठीक है, जो आपको मिल जाएगा 140 पेज नंबर पे। मैंने क्या बोला कि इसमें एक तो डिमांड का है और लास्ट में एक सप्लाई भी दिया गया, तो आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई भी देखने हैं। इसलिए बोल रहा हूँ आप लोग प्लीज़ पूरी वीडियो देखना, मैं हर एक डिस्कस करने वाला हूँ। लिखने में टाइम लग रहा था बट मैंने एनालाइज़ किया है, तो मुझे पता है कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। पेज नंबर मैंने लिख दिया जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। अगर आपको तब भी समझ में नहीं आता तो आप जाके यूट्यूब से पढ़ सकते हो, आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर बात करें कि इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई के डिटरमिनेंट्स भी देखने हैं, तो इसमें क्या आता है, इसमें जैसे नेचर ऑफ कमोडिटी वगैरह की, जो आपका सामान उसका नेचर क्या है, फिर कितना टाइम लग रहा है सप्लाई करने में, फिर कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं कस्टमर्स की कि प्राइस इतना होना चाहिए, तो प्राइस एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। और भी इसमें आते हैं कि जो प्रोडक्शन कर रहे हो आप उसकी टेक्निक्स क्या है, तो ये सारे इसमें आ जाते हैं आपके। तो ये आपके हो गए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो उसमें हाउ द वेरियस टूल्स ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन आर अप्लाइड व्हाइल डिटरमाइनिंग द प्राइस। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसा है कि थोड़ा घुमा के आया है। अब मैंने ये क्वेश्चन बुक से ही लिया है, बुक में से देखा है, ठीक है, और इसको मैंने रेफर किया एक जगह से, मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा था, ठीक है, तो वहाँ से मैंने देखा इसको कि ऐसा क्वेश्चन शायद इसमें है कि नहीं है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के आया है। अगर मैं बात करूँ पेज नंबर 151 की, ठीक है, तो उसमें कुछ अलग सा दिया गया है, मुझे इतना क्लियरली ध्यान नहीं है, कुछ गवर्नमेंट इंटरवेंशन करके दिया है, पूरा इतना टॉपिक दिया है। ऐसे आप अगर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार क्या पता नहीं क्या बोले जा रहा है क्वेश्चन। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन है, पेज नंबर 151 पे दिया गया है, आप जाके देख लेना। तो उसमें बोला गया कि कौन कौन से टूल्स है गवर्नमेंट की जो अप्लाई किए जाते हैं जब हम किसी भी प्राइस का डिटरमाइन करते हैं, किसी भी जो कमोडिटी है उसके प्राइस को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। तो उसमें कुछ पॉइंट जैसे प्राइस सीलिंग हो गया, ठीक है, उसके बाद फ्लोर प्राइसिंग हो गया, और भी है कुछ टैक्स एंड सब्सिडीज़ के हैं, तो आप उनको जाके पढ़ लेना, ठीक है, जिससे कि आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। पेज नंबर 151,
अगर फोर्थ की सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो है स्टेट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड इट्स लिमिटेशंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको देख के जाना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस, अगर पेपर हार्ड आया तो, सिंपल आया तो आपको बेसिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अगर हार्ड आया तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। और दूसरी बात, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो एक बार डायग्राम भी देख लेना, या फिर अपने मन से बना के आ जाना, आपको क्या पता चल रहा है आपने किसका बनाया है। ठीक है, एक अच्छा सा डायग्राम बना के आ जाना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। जैसा भी आपको समझ में आया आप डायग्राम बना के आ जाना, 2 लाइनें खींचना ग्राफ टाइप का, उसको डाउनवर्ड स्लोप कर देना, अपवर्ड स्लोप कर देना, जैसे आपको बनाना है आप बना के आ जाना। ठीक है, तो पेज नंबर 174 को आपको मिल जाएगा एक जो है ना कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ क्या है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इसके लिमिटेशंस क्या हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, तो देख लेना। ठीक है, लिमिटेशंस भी 1-2 पेज बाद दिए गए हैं, शायद 176 या 7 पे दिया गया होगा, तो आप उनको भी देख लेना। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो है व्हाट डू यू मीन बाय इंडिफरेंस कर्व। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ये, आप सब जानते हो कि हमारे 11th-12th में भी था इंडिफरेंस कर्व, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी देख लेना। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, उसका मतलब क्या है, तो आपको मिल जाएगा पेज नंबर 192 पर। उसके बाद अजम्पशन क्या है एंड प्रॉपर्टीज़ क्या है इंडिफरेंट कर्व की, ये भी देख लेना। इंडिफरेंट कर्व कैसे बनता है वो भी देख लेना, तो इससे आपको क्या रहेगा, कभी भी इंडिफरेंस कर्व का क्वेश्चन आता है तो आप उसका जो ग्राफ है वो बना के आ जाना, और जो भी आपको पता है इसके बारे में लिख के आ जाना यार, मतलब छोड़ना मत, जो भी आता है लिख के आ जाना। ठीक है, तो इसका कुछ अजम्पशन भी है इंडिफरेंस कर्व के, वो भी देख लेना। और प्रॉपर्टीज़ भी हैं, जैसे कि इसका होता है कि जो कर्व होता है वो डाउनवर्ड राइट की तरफ स्लोप करता है, वैसे कुछ होता है कि कर्व कॉन्वेक्स रहता है अपने ऑरिजिन पे, ऐसे कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आप उनको भी देख लेना। ठीक है, पेज नंबर किसमें मिल जाएगा, 196 पे मिल जाएगा आपको प्रॉपर्टीज़ वाला। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है, जो इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज है स्केल की, उनको एक्सप्लेन करना है। अब इसमें से बहुत सारे टॉपिक मैंने छोड़ दिए हैं जो पढ़ना अभी हमारे बस का नहीं है, मैं अगर सच्ची बताऊं तो उनको समझना हमारे बस का नहीं है, तो मैंने उनको छोड़ दिया है। अगर आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते तो आपका एग्जाम हो जाएगा, ईजिली हो जाएगा। ठीक है, आप ये मत सोचो मुझे इसमें अच्छे स्कोर करना है, क्योंकि यार बहुत ही कन्फ्यूजिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, जो हम समझते हैं ना हमने 11th-12th में पढ़ा है, वो जस्ट 7 यूनिट तक है, यूनिट 7 तक आपको इजीली समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो यूनिट्स हैं उनमें तो बड़ा सिर दर्द होता है यार। मैं मतलब हर एक बुक मैंने सिर्फ एक बार रेफ़र करने पे मुझे पूरा समझ में आ गया था, पूरी मैंने उसके क्वेश्चंस भी फाइंड आउट कर लिए थे एक बार रेफ़र करने पे। लेकिन इस वाली बुक को मुझे 3 बार पढ़ना पड़ा, क्योंकि यार इसमें क्वेश्चन समझ नहीं आ रही, क्वेश्चन कैसे आ सकता है, हर जगह कुछ ना कुछ दिया गया है। तो इसलिए इसको जो मैंने टॉपिक्स दिए हैं उनको ही, अगर टाइम आपके पास है तो आप उन पे ही फोकस करना, एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये जो बुक है वो कहना क्या चाहती है, किस टॉपिक बात करना चाहती है। ठीक है, तो आप उनको पढ़ लेना, यूट्यूब पे देख लेना, अगर टाइम मिला तो मैं अपलोड करा दूंगा। ठीक है, उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और इंडियन इकोनॉमी के कुछ पार्ट इसमें है, तो इसको अच्छे से पढ़ना जिससे आपको इंडियन इकोनॉमी समझ में आ जाए। अब बात करते हैं इकोनॉमीज़ एंड डिस इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल की, तो ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 259 पे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो लेबर का डिवीज़न होता है, कुछ हायर डिग्री होता है इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल में, ऐसी कुछ है इसमें। ठीक है, और मशीनरी का कुछ होता है, इकोनॉमीज़ कैसी होती है, मैनेज करने वाली होती है, मैनेजर इकोनॉमीज़ होती हैं। और डिस इकोनॉमीज़ की बात करें तो इसमें जो मैनेजमेंट होता है वो इफिशिएंट नहीं होता, उसके लिमिटेशंस होते हैं कुछ है। ठीक है, और इसमें जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कैसे होते हैं, डिस इकोनॉमीज़ में लिमिटेड होते हैं। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं, इनके देख लेना जाके आपको 59 पे। अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन, तो व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट एंड लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो इसको देख लेना। तो ये पेज नंबर 270 पे आपको देखने को मिलेगा शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट के बारे में। ठीक है, वैसे आपको ढूंढने को दिक्कत होती है क्योंकि इसमें समझ में नहीं आता है कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे है, तो प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने पेज नंबर लिख के दे दिया। तो अगर आप 270 पे जाओगे तो आपको मार्जिनल कॉस्ट लिखा होगा, वो आपका शॉर्ट रन है, इसको पढ़ लेना। ठीक है, अगर समझ में ना आए तो बुक से मत देखना, यूट्यूब पे चले जाना, आपको समझ में आ जाएगा। आप बस समझ लो कि मार्जिनल कॉस्ट होता क्या है, शॉर्ट रन। और वैसे लॉन्ग रन की बात करें तो आपको देखने को मिल जाएगा पेज नंबर 282 पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट्स थे, मैंने दोनों पार्ट आपको बता दिए। तो लॉन्ग रन क्या होता है, शॉर्ट रन क्या होता है देख लेना। उसके बाद एवरेज कॉस्ट भी होता है। ठीक है, अगर चाहो तो उसको भी पढ़ लेना, बाई चांस वहाँ से क्वेश्चन आ जाए, लेकिन चांसेस इसके हैं तो मैंने इसको दिया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट की, तो इसमें है डिफाइन परफेक्ट कॉम्पिटिशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आने के चांस है 99%। ठीक है, अगर मैं 99% बोला तो कहने के क्वेश्चन आने के चांस है। इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तो आएगा ही, घुमा के आए फिरा के आए कैसे भी आए, बट इसमें से परफेक्ट कॉम्पिटिशन में से कोई भी ना कोई क्वेश्चन आएगा। तो आपको बताना है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता क्या है, मोनोपोली से डिफरेंस क्या है इसका, वो भी आ सकता है। ठीक है, तो मैंने सारे क्वेश्चन कवर किया जो आ सकता है, तो डोंट वरी, मैं इसमें रिस्क नहीं ले लेना चाहता। तो जैसे आपको पूछेगा परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा पेज नंबर
321 पे, ठीक है। किस पे मिलेगा? 321 पे आपको देखने को मिल जाएगा परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है, फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है परफेक्ट कॉम्पिटिशन की, ठीक है। तो पेज नंबर 321 पे 7 पॉइंट का जो 7 क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट है उसमें बताना आपको कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है, ठीक है। मार्केट में ही होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन, वो आपको बताना है, ठीक है। तो और जो इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे इसी पे। देखो कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स एक ही चीज़ होती है कहीं ना कहीं, तो अगर आपको फीचर पूछा जाता है तब भी आप लिख के आ सकते हो और कैरेक्टरिस्टिक पूछा जाए तब भी आप इसको लिख के आ सकते हो, तो कंफ्यूज मत होना। अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 सेकंड बात करें, क्वेश्चन 7 की सेकंड की, तो पूछा जाएगा मोनोपोली क्या होता है, ठीक है। मोनोपोली, आप जहाँ तक आप इस वर्ड को समझते हो कि मोनोपोली क्या होता है, मतलब कि एक ऐसा मार्केट जहाँ पे किसी एक ही इंसान का बोलबाला है, ठीक है, दबदबा है, उसे हम बोलते हैं मोनोपोली मार्केट। तो मोनोपोली क्या होता है, ठीक है, तो वो बताना है आपको। पेज नंबर 370 पे स्टार्ट है, आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको बताना है जो मोनोपोली वो डिफरेंट कैसे है परफेक्ट कॉम्पिटिशन से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको देखने को मिल सकता है क्वेश्चन। इन जो क्वेश्चन नंबर 7 इसमें से आपको एक पार्ट तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो अच्छे से कर लेना। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो फर्म का इक्विलिब्रियम है वो मोनोपोलिटिक कंपटीशन के अंडर कैसा है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन करने हैं, 370 पेज नंबर से है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो आपको बताना है कि व्हाट आर द रीजंस को हम बैरियर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से रीजंस हैं या बैरियर्स हैं बिहाइंड द डिफिकल्टीज विच कम इन द वे ऑफ फ्री एंट्री ऑफ फर्म्स इनटू अ मार्केट, ठीक है। तो कौन कौन से बैरियर्स हैं या रीजंस हैं किसके जो, यार ये शोर बहुत डिस्टर्बेंस होता है यहाँ पे यार, पता नहीं कौन चिल्ला रहा है बाहर से, कुछ बेच रहा है, ले लो ले लो ले लो, क्या करें, यहाँ पे क्लास ले रहे हैं उनको क्या ही बताऊँ, ठीक है। चलो बात करते हैं अपनी क्लास की, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ था। तो मैं अब बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट की, तो उसमें है कि बैरियर्स बताने हैं आपको। तो जो बुक में ऐसा नहीं दिया गया क्वेश्चन, आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि जो फर्म है उसकी जो एंट्री होती है फ्री एंट्री मार्केट में, तो उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, डिफिकल्टीज आती हैं। तो पेज नंबर 368 पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, 368 पे मिल जाएगा आपको क्वेश्चन। तो इसमें कुछ हैं बैरियर्स, जैसे कि इसमें होता है कि सप्लाई लिमिटेड होगी, उसके बाद जो उनका कॉस्ट एडवांटेज है वो एब्सोल्यूट होगा, फिर उसमें और भी हैं गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहता है, और नेचुरल मोनोपोली रहेगा कि दूसरा बंदा उसमें पहले से ही उसका बोलबाला होगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके बाद आपका जो रॉ मटेरियल्स पे जो सप्लाई रॉ मटेरियल का उस पर कंट्रोल रहेगा, ज़्यादा आप सप्लाई नहीं कर पाओगे, और लिमिटेड सप्लाई रहेगी। ऐसे कुछ इसके पॉइंट्स से देख लेना, 8-9 पॉइंट हैं, आराम से देख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है एज अ माई व्यू, तो आप देख लेना, इसको पढ़ लेना। वही बात करूँ 8 नंबर के क्वेश्चन के सेकंड की, तो उसमें आपको एक्सप्लेन मार्जिनल थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट टाइप का ही है, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसा पूछा जा सकता है थ्योरी के बेस पर, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें मार्जिनल थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। उसके बाद एक्सप्लेन अजम्पशन ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, ठीक है। तो मार्जिनल थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है आपको बताना है, और जो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिव थ्योरी है उसके अजम्पशन क्या है। तो 2 क्वेश्चन इसमें है, तो ये पेज नंबर 436 के आसपास आपको दोनों क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो हाउ डिड क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमॉन्ग वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने देखे थे, लैंड और जो भी था लेबर, उसमें जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मतलब इनकम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट एक्सप्लेन किया है वो आपको बताना है। तो ये मार्जिनल थ्योरी के आसपास ही क्वेश्चन है, 428 पे, वो 436 पे था, ये 428 पे है, ठीक है। तो आप इसको भी देख लेना कि जो इकोनॉमिस्ट थे, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, एक टॉपिक दिया गया है, आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप चाहो तो इसको रेफर कर सकते हो उससे जाके, क्योंकि इसमें पूरा एक टॉपिक दिया गया है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे बुक से पढ़ सकते हो, समझ में आ जाएगा आपको। जैसे फैक्टर्स में रेंट हो गया, बेजेस हो गया, इनकम के फैक्टर कौन कौन से, एक रेंट हो गया और एक बेजेस हो गया, ठीक है। और आपका और कहाँ से इनकम होती है, इंटरेस्ट इनकम हो जाएगी, जो कोई सामान आप किसी को दिया इंटरेस्ट मिल जाए या कोई प्रॉफिट हो जाए, इनकम के फैक्टर्स हैं। तो इनमें जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इनकम का, वो आप जाके पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। पेज नंबर 428 से लेकर शायद 431 तक आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, तो इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑन प्राइस, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। प्राइस, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देख लेना, इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा तो 10 मार्क्स का ही आएगा, कि आपका दोनों में से दे दे। तो आप इस बार इसको जाके देख लेना, बहुत सिंपल है, आप जाके देख लेना एक बार, ठीक है। तो आपको ये प्राइस, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई वाले चैप्टर में मिल जाएगा, आप जाके इनको देख लेना। अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो डिफरेंस में स्टॉक एंड सप्लाई का कंसेप्ट, इसके डिफरेंस देख लेना कि स्टॉक क्या होता है, सप्लाई क्या होती है, और एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, ठीक है। तो ये 2 के डिफरेंस आप देख लेना। शॉर्ट नोट्स की बात करूँ तो शॉर्ट नोट्स में पहला है कंसेप्ट ऑफ स्कैरसिटी। स्कैरसिटी में आपको पता है कमी, तो कमी का कंसेप्ट क्या होता है, पेज नंबर 6 पे है, यूनिट 1 का है, आप आराम से जाके देख लेना, समझ लेना, ठीक है।
उसके बाद है प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी कर्व। आप सोच रहे हो सर पीपीसी का तो आपने क्वेश्चन दिया ही नहीं, कैसे आप बोल सकते हो कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पीपीसी और इसके कैरेक्टरिस्टिक जाके पढ़ लेना, फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक एक ही बात है। तो पीपीसी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको छोड़ नहीं पाया, इसका कोई ना क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे डायग्राम देखने को क्यों ना मिले। तो आपको पीपीसी अच्छे से पढ़ना है, इसके डायग्राम देखने हैं, ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक में आपको पता चलेगा कि डाउनवर्ड स्लोप करता है कि अपवर्ड करता है, वो सारे पढ़ लेना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि वाई पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड्स, तो आपको बताना है क्यों करता है। तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक है उनको पढ़ लेना, पेज नंबर 25 पर आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बात करते हैं पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव इकोनॉमीज, एक पूरा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट लगा मुझे, मैंने लिख दिया। तो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमीज में डिफरेंस क्या है आपको वो बताना है। पेज नंबर 55 पे आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। जिनके पास बुक है वो बुक से कर लेना, जिनके पास बुक नहीं है वो जाके पीडीएफ पे देख लेना, ठीक है। आप एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इससे मेरी थोड़ा सा मेहनत नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरी हेल्थ ख़राब है, अब थोड़ी सही हुई है, रेस्ट ले रहा हूँ। तब मतलब कितने टाइम में मैंने जब एंटरप्रेन्योरशिप की क्लास के बाद मैंने रेस्ट लिया है, थोड़ी सी आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो काम भी कम है और थोड़ी सी आवाज़ भी ठीक हुई है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी फिर से वो हालत हो जाए कि मैं बोलने में भी मुझे प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं पूरा रेस्ट ले रहा हूँ, बाहर नहीं गया, तो रूम पे ही बना रहा हूँ मैं। तो उसके बाद जो ये क्वेश्चंस हैं तो ये कर लेना, पेज नंबर 25 पे मिल जाएगा आपको। तो थोड़ा सा आप लोग और ये जो पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमीज है 55 पेज नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा। बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, बहुत अच्छे से आपको पता होगा, 11th क्लास में पढ़ा होगा, इसका डिफरेंस देख लेना फिर भी एक बार, पेज नंबर 56 पे आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूँ तो डिस्टिंग्विश बिटवीन एन इन्फीरियर गुड एंड अ गिफन गुड, ठीक है। अब इसमें से आपको डिफरेंस भी आ सकता है या फिर डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि इन्फीरियर गुड क्या होती है, गिफन गुड क्या होती है, ठीक है। तो गिफन एक महान इंसान है, उनकी जो उन्होंने बताया था कुछ गुड के बारे में, तो आप पढ़ लेना जाके पेज नंबर 84 पे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक पूरा पैराग्राफ दिया गया है, तो पेज नंबर 84 पे आप इसको देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है चेंजेस इन सप्लाई वर्सेस चेंजेस इन क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। इसका भी आ सकता है कि सप्लाई में चेंज क्या होता है और क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज क्या होता है, एंड एक्सटेंशन इन सप्लाई एंड इंक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। सप्लाई में एक्सटेंशन क्या होता है और इंक्रीज क्या होता है सप्लाई में, तो ये आपको पेज नंबर 126 पे देखने को मिल जाएगा। तो आप इसको भी जाकर पढ़ लेना, समझ लेना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो इसमें है डिफरेंस बिटवीन टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, यूटिलिटी चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देख लेना कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। या तो आपसे पूछ सकते हैं कि टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, एवरेज यूटिलिटी क्या होता है। तो आप इसको एक बार पढ़ लेना, तीनों को पढ़ लेना, डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप पैराग्राफ में लिख के आ सकते हो, आप इसको थ्रू जो चार्ट होता है बार चार्ट उसमें भी लिख के आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पेज नंबर 163 पे आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। आगे बात करते हैं वाई सप्लाई कर्व शिफ्ट। अब देखो सप्लाई कर्व शिफ्ट क्यों करता है, ये एक टॉपिक है, मुझे इंपॉर्टेंट लगा, मैंने लिख दिया। मुझे लगा कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप उसके बाद आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि इतनी बुक 20 यूनिट्स हैं, उसमें से खोजना पढ़ना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो सप्लाई कर्व शिफ्ट क्यों करता है वो आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है रिलीवेंस ऑफ द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। तो ये जो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन है उसके रिलीवेंस क्या है आपको पेज नंबर 227 पे देखने को मिल जाएंगे, तो आप इनको भी जाके पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 8 जो 9 है, ठीक है, वो थोड़ा सा लगेगा आपको कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक छोटा सा पार्ट दिया गया था कोने में, तो मुझे लगा कि ऐसा क्वेश्चन थ्योरी इसमें से मुश्किल से तो मिल रही है, तो वो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जो थोड़ा थोड़ा अभी देखो हमारा क्या है कि थर्ड ईयर के एग्जाम है, थर्ड ईयर हमारा फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो सिंपल क्वेश्चंस पे बेस पे आएगा पेपर, ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, तो मैंने सिंपल क्वेश्चंस को ही लिया है। तो इसमें क्या है कि जो आपके रिलीवेंस ऑफ द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन वाले हैं, इसमें क्या आता है आपका प्राइस थ्योरी आ जाएगा, फिर फर्म की थ्योरी क्या होती है वो आ जाएगी, फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड क्या होती है, ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरी क्या होती है, तो ये सारे आपको आ जाएंगे, इनको पढ़ लेना जाके, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अदर कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाले में और भी कॉस्ट आती हैं जो 228 पेज नंबर पे दिया गया है, मतलब एक तो आपके उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है और एक दो कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक है। उनके साथ साथ क्या है कुछ और कॉस्ट के बारे में भी दिया गया है, ठीक है। तो आप क्या करना जाके उनको पढ़ लेना जाके अदर कॉस्ट, तो 228 पेज नंबर पे जैसे आपको इसमें कॉस्ट और जो 228 पेज नंबर के आसपास ही आपको देखने को मिल जाएंगी ये, ठीक है। इसमें बहुत सारी कॉस्ट आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद हम बात करते हैं ओलिगोपोली, सिंपल कॉस्ट, ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं है, बट आप जाके पढ़ लेना, ठीक है। आगे बात हम करते हैं ओलिगोपोली क्या होता है, तो ओलिगोपोली का भी देख लेना। एक दो ऐसा हो सकता है कि पेज नंबर आपका इधर उधर हो गया हो, ठीक है, तो आप उसको थोड़ा सा माइंड मत करना, क्योंकि मैंने जब बुक रेफ़र की थी तो मैंने उसमें से देख के ही लिखा है, बट फिर भी अगर एक दो पेज इधर उधर हो गए हों पेज नंबर, तो आप उसको माइंड मत करना, आप जाके देख लेना, तो आपको मिल जाएगा बुक पढ़ोगे तो, ठीक है। तो अदर कॉस्ट का और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का देख लेना।
बात करते हैं ओलिगोपोली क्या होता है, तो पेज नंबर 380 पे आपको ये मिल जाएगा, पेज नंबर 380 पर, कि ओलिगोपोली क्या होता है, एक टॉपिक है, तो आप उसको जाके पढ़ लेना। आई थिंक ये यूनिट नंबर 15-16 के आसपास है, 380 पेज नंबर देख लेना, तो उसमें आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। फिर बात करते हैं फैक्टर मार्केट एंड उसके टाइप्स। फैक्टर मार्केट क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे फैक्टर मार्केट, जैसे लेबर मार्केट हो गया, फाइनेंशियल मार्केट हो गया, फैक्टर जो होते हैं प्रोडक्शन के, मनी मार्केट हो गया, और उसमें आई थिंक कैपिटल मार्केट भी हो गया, तो इसके टाइप्स भी दिए गए हैं उसी चैप्टर में, तो आप इनको देख लेना, फैक्टर मार्केट क्या होता है, और ये सारे उसके टाइप्स थे, लेबर मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, उसके बाद और भी होते हैं जो कैपिटल मार्केट के भी कुछ टाइप्स होते हैं, तो आप पूरा देख लेना उसको, ठीक है। उसमें आपके बहुत सारे पॉइंट हैं, जैसे रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स का भी इसमें पॉइंट आएगा आपका, और कुछ लैंड के लिए मार्केट होते हैं, ठीक है। उसमें नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स भी आ जाएगा पॉइंट, तो आप ये देख लेना। आई थिंक ये है आपका क्वेश्चन यूनिट नंबर 16 या 17 पे होगा, ठीक है। तो पेज नंबर ध्यान रखो, 420 पे है, आप देख लें जाके। 13 क्वेश्चन की बात करूं तो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में डिफरेंस, मतलब इस चैप्टर के बाद सीधा एक अलग जो दूसरा चैप्टर है उसमें आपको पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल जाएगा, तो आप इनका डिफरेंस देख लेना या दोनों चीज़ों को पढ़ लेना, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ 14 की, तो उसमें आइसोक्वेंट एंड आइसोकॉस्ट के बारे में बताना है, 246 पेज नंबर पे है, आइसोक्वेंट्स क्या होता है एंड आइसोकॉस्ट क्या होता है, ठीक है। तो 246 पेज नंबर में आपको देखने को मिल जाएगा, दो टर्म्स से, दोनों को समझ लेना, पढ़ लेना। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, तो इक्विलिब्रियम एंड मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में बात करनी है, तो 298 पेज नंबर आपको देखने मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम क्या होता है एंड मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है। अब इसमें क्लास जो क्वेश्चन है वो है लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी, तो 174 पेज नंबर पे आपको ये वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। एक क्वेश्चन और था यूटिलिटी से, उसी के आसपास है। अब ठीक है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो कि वो वाला क्वेश्चन है कि ये वाला क्वेश्चन है, तो पेज नंबर अगर नहीं मिलता है तो आप गूगल पे जाके देख लेते हो। वैसे मैंने पूरा सही से ही लिखा है, बट फिर भी कोई चांस हो सकता है पेज नंबर गलत हो गया हो, क्योंकि मैंने पहले रफ पे लिखा था, फिर मैंने फेयर किया है, जो मैंने ये PDF बनाई है, तो रफ से फेयर में लाने पर शायद आगे पीछे हो गया हो पेज नंबर, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो ये सारे क्वेश्चंस थे, आप इनको देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर कैसा आने वाला है, उसमें क्या क्या है बुक में, क्योंकि बुक को पढ़ने के बाद तो हेडेक ही है, तो आप इसको देख लेना, ठीक है। और इसमें एक इंटरमीडिएट इनपुट या कुछ ऐसा क्वेश्चन और है, ठीक है, तो आप उसको भी देख लेना। आई थिंक ये आपका प्रोडक्शन वाले चैप्टर में है, वो मैंने लिखना भूल गया, तो वैसे मोस्टली इस पर पूरा कवर हो जाएगा, आपका जो भी बुक का इंपॉर्टेंट है इसमें कवर हो जाएगा, तो इतनी घबराने की नीड नहीं है। आप जाके इन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करो, इनको कर लो, बहुत है, आपको एक नॉलेज मिल जाएगी। अब देखो क्वेश्चन पेपर करना कैसे है। अब इसमें क्या है कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके कर्व होते हैं, मतलब जिनके ग्राफ्स होते हैं, उन ग्राफ्स को देख लो, ग्राफ कैसे बनाया जाता है। अगर आपको ग्राफ नहीं पता है तो आपको पता है ग्राफ कैसे आते हैं इकोनॉमिक्स में, तो उसी सिंपल बेस में इधर लिखना प्राइस, इधर लिखना सप्लाई, नीचे लिखना डिमांड, ठीक है। अपने मन से लिख के आ जाओ, इतना डीपली कोई नहीं पढ़ता, बस एक अच्छे तरीके से आप समझा के आओ, डायग्राम बना के आओ, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं आता तब भी कुछ ना कुछ बना के आ जाओ, मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारी आज की क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सॉरी मैं आंसर प्रोवाइड नहीं कर पाया, अगर आंसर प्रोवाइड कर देता तो आपकी आधे से ज़्यादा मेहनत आपकी बच जाती, मुझे पता है, लेकिन यार मैं भी एक इंसान हूँ और मेरे अंदर भी थकान होती है। अभी मुझे इकोनॉमी, जो इंडियन इकोनॉमी है उसकी भी क्लास लेनी है, ठीक है, तो उसको बनाना है, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग आने वाला है, उसको भी देखना है, जो सेकंड ईयर के हैं, तो इतना सारा हेडेक मैं नहीं ले सकता था, क्योंकि इसके आंसर्स लिखने में मुझे 2-3 दिन लग जाते, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, इसलिए मैंने इसके आंसर्स नहीं प्रोवाइड करा पाया, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। अगर कराऊँगा तो आप लोग इसको क्या बोलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको बाई चांस आंसर्स में टाइम मिलता है, अगर मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ तो मैं कराने की कोशिश करूँगा, तो आपको देखने को मिल जाएगा कि आंसर्स कैसे लिखते हैं। तो आप जाओ, तो पेज नंबर दिया है तो उस पर आप जाके देख सकते हो। ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। थैंक यू, टेक केयर।